दोस्तों, मैं हूं सुनील गुलेरिया और अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हुए हमने मानव पाचन तंत्र में शामिल प्रमुख अंगों का अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारा शेष बचा हुआ टॉपिक है मानव पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां, उनका हम अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम अंगों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। पाचन तंत्र में सम्मिलित हमारे प्रमुख अंग थे मुख, कृष्णि, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। उसके अलावा जो हमारी ग्रंथियां शामिल थी वो ग्रंथियां, पहली है लार ग्रंथि जिसे सेल्यूलरी ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरी हमारी यकृत जिसे लीवर कहते हैं, और थर्ड पे आती है हमारी अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। अब हम इन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार डायग्राम में देखते हैं ग्रंथियां कहाँ सम्मिलित होती है। जो लार ग्रंथि है वो हमारे मुख के अंदर पाई जाती है, और उसके बाद में देखते हैं हमारे यकृत। तो यकृत जो आमाशय होता है उसके ऊपर की तरफ पाई जाती है। यकृत के अंदर एक छोटी सी रचना होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, जिसके अंदर पित्र से इकट्ठा होता है। उसके बाद में देखिए तो एक थर्ड हमारी ग्रंथि आती है अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे आमाशय के नीचे की तरफ उपस्थित होती है। तो अब हम ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे लार ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले हमारी है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि हमारे मुख के अंदर पाई जाती है। मुख में पाई जाती है। लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है। लार ग्रंथि द्वारा एक पदार्थ का स्त्राव होता है। लार ग्रंथि द्वारा सिरमी, तरल का स्त्रावन होता है। जो ये लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है, इसके द्वारा सिरमित तरल का स्त्रावन होता है। ये सिरमित स्त्रावन क्या करता है कि ये जो हमारे भोजन होता है मुख में उसको चिकना तथा लसलसा बना देता है। तो यह भोजन को लसलसा तथा चिकना बना देता है। दोस्तों, जो ये सिरमित तरल पदार्थ है ये भोजन को लसलसा तथा चिकना बना देता है, अर्थात ये एक सनेक यानी लुब्रिकेट का कार्य करता है। अर्थात यह सनेक यानी लुब्रिकेंट का कार्य करता है। उसके अलावा देखें तो लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन होता है कि लार ग्रंथि द्वारा कौन से एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल दिया जाता है कि लार ग्रंथि द्वारा कौन से एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। तो लार ग्रंथि के द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट, टाइलिन एंजाइम का स्त्रावन लार ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। तो दोस्तों, टाइलिन एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, और लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले टाइलिन एंजाइम के द्वारा
कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इनका पाचन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लार ग्रंथि 3 भागों में पाई जाती है। कौन कौन से भाग है देखते हैं इसके बारे में। तो जो लार ग्रंथि है दोस्तों उसके 3 भाग है, देखो कौन कौन से। सबसे पहला भाग है इसका, वो है कर्णपुर ग्रंथि। कर्णपुर लार ग्रंथि। उसके बाद में दूसरा भाग है इसका अभोजम लार ग्रंथि। इसका तीसरा भाग है वो है जीवा लार ग्रंथि। तो जो हमारी लार ग्रंथि है उसके 3 भाग है। सबसे पहला भाग आता है कर्णपूर्व लार ग्रंथि, दूसरा होता है अभोजम लार ग्रंथि, थर्ड पे आता है जीवा लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथि के 3 भाग है। सबसे पहला भाग है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये जो कर्णपूर्व लार ग्रंथि है ये हमारे गालों में पाई जाती है। इसका कहाँ पाई जाती है, तो गालों में पाई जाती है। दूसरा काम है ये सीरम का, दूसरा कार्य इसका ये सीरम का स्त्राव करती है। उसके बाद में आती है अभोजम ग्रंथि। ये जो अभोजम ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि है तो ये तरल तथा सीरम दोनों का स्त्राव करती है, सीरम और तरल। ठीक है, ये अभोजम लार ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है, सीरम तथा तरल का स्त्राव करती है। ये जो थर्ड नंबर पे है जीवा लार ग्रंथि, ये जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है। ये जीभ के नीचे पाई जाती है तथा सीरम का स्त्राव करती है। तो जो लार ग्रंथि है उसके 3 भाग, पहला कर्णपूर्व लार ग्रंथि, दूसरा अभोजम लार ग्रंथि और थर्ड वाला हमारा जीवा लार ग्रंथि। जो पहली है हमारी कौन सी ग्रंथि है, कर्णपूर्व लार ग्रंथि। कर्णपूर्व लार ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, तो गालों में पाई जाती है। और किसका स्त्राव करती है, तो ये सीरम का स्त्राव करती है। उसके बाद में आती है हमारी अभोजम ग्रंथि। ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है तथा ये सीरम एवं तरल दोनों का स्त्राव करती है। उसके बाद में आती है हमारी जीवा लार ग्रंथि, जो जीभ के नीचे पाई जाती है और ये सीरम का स्त्राव करती है। तो ये आपने देख लिया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसके 3 भाग ये देख लिए। लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्त्राव होता है, वो देख लिया हमने। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च का पाचन करता है। अब देखते हैं हम आगे वाली ग्रंथि। लार ग्रंथि के आगे आती है हमारी कौन सी ग्रंथि, तो हमारे आगे की ग्रंथि है वो है यकृत। तो दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहली बात तो यकृत की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो जो ये यकृत है ये मानव शरीर के हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों इसका भार कितना होता है। तो यकृत का भार लगभग 1.5 kg के समथिंग होता है। तो यकृत का जो भार होता है वो 1.5 किलोग्राम के समथिंग होता है। उसके बाद में पूछा जाता है कि यकृत में किसका निर्माण होता है। यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है, तो पित्तरस का निर्माण होता है। थर्ड आगे देखेंगे, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत के अंदर पित्तरस का निर्माण होता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि पित्तरस इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो पित्तरस पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। तो पित्तरस का संग्रहण है जो संग्रहण पित्ताशय में होता है। उसके बाद में पूछ लिया जाए कि पित्तरस का जो माध्यम कैसा होता है, तो क्षारीय होता है।
पितरस का माध्यम क्षारीय होता है। तो दोस्तों पितरस उपस्थित कहाँ होता है? अमाशय के ऊपर की तरफ होता है। पितरस में निर्माण किसका होता है? तो पितरस यानी यकृत उपस्थित कहाँ होता है? तो अमाशय के ऊपर की तरफ होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? तो पितरस का निर्माण होता है। पितरस इक्टा कहाँ होता है? तो पिताशय के अंदर इक्टा होता है। और पितरस का जो माध्यम कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। उसके बाद में देखा जाए तो जो हमारा ये पितरस है उसको दो भागों में बांटा गया है। उसके अलावा देखा जाए तो यकृत में कोई भी एंजाइम में नहीं पाया जाता। यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यकृत के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो ये यकृत है उसका माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जो हमारा अमाशय है उसका भोजन क्या होता है? अम्लीय। किसके कारण? क्योंकि अमाशय के अंदर HCl उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके कारण अमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। और आगे जाने के लिए उसके बाद जो आगे भोजन आता है वो अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करता, तो उसको क्षारीय माध्यम प्राप्त करने के लिए जो हमारा यकृत है इसके अंदर जो पितरस पाया जाता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। तो ये क्षारीय माध्यम और ये अम्लीय माध्यम आपस में विक्रिया करते हैं। तो ये जो यहाँ पे अग्नाशय के पास भोजन आता है यहाँ तक, तो इसको कौन से माध्यम में परिवर्तित कर दिया जाता है? क्षारीय माध्यम में, या फिर उदासीन हो जाता है। अब यकृत के अंदर जो पितरस होता है वो दो भागों में डिवाइड है। देखते हैं कौन कौन से। ये जो पितरस है ये दो भागों में विभाजित है। पित्त लवण तथा पित्त वर्णक। पित्त लवण है इसका कार्य है पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण। जो पित्तरस है उसके दो भाग है। पहला है पित्त लवण, उसके बाद में पित्त वर्णक। जो ये पित्त लवण है उसका कार्य पायसीकरण या इमल्सीकरण है। इसका मतलब हुआ कि वसा की बड़ी बड़ी पायसीकरण का कार्य हुआ वसा की बड़ी बड़ी अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। तो पित्त लवण होता है उसका कार्य है पायसीकरण का, और इसका मतलब होता है वसा के जो बड़े बड़े अणु है उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना। उसके बाद में आ जाता है हमारा पित्त वर्णक। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बिलरुबिन और एक होता है बिलवर्डिन। बिलरुबिन की अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों जो पित्त वर्णक है उसको दो भागों में बांटा गया है, बिलरुबिन तथा बिलवर्डिन। बिलरुबिन की मात्रा की अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं बिलवर्डिन। इसके अंदर एक यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही मूत्र का जो रंग होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। तो यूरोक्रोम के कारण जो हमारा मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। एक बार वापस जो पित्तरस है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग हमारा पित्त लवण, दूसरा है पित्त वर्णक। जो पित्त लवण है उसके अंदर पायसीकरण या इमल्सीकरण की विक्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है कि वसा के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद में सेकंड में आता है हमारा पित्त वर्णक। इसके दो भाग है, एक बिलरुबिन एक बिलवर्डिन।
बिलरुबिन है, बिलरुबिन की अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। और बिलवर्डिन है, उसके अंदर एक यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है जिसके कारण हमारे मूत्रकार्य में पीला होता है। तो ये यकृत का कार्य हो गया। और अगर मोस्टली यकृत का कार्य देखा जाए तो यहाँ पे जो पित्तरस बनता है उसका माध्यम क्षारीय होता है, और अमाशय के अंदर होता है वो अम्लीय होता है, तो इनको ये अम्लीय को क्षारीय में बदलने के लिए कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं वो है अग्नाशय, पैंक्रियाज ग्लैंड्स। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो अमाशय के नीचे की तरफ पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि। अर्थात यह जो अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर रक्त में जो शर्करा है उसके नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है जो मानव रक्त में शर्करा के नियंत्रण को करता है। तो उसके बाद में देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा पूर्ण पाचक रस का स्त्रावन किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि में पूर्ण पाचक रस पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पूर्ण पाचक रस पाया जाता है और यह सबसे शक्तिशाली पाचन तंत्र का रस होता है। पूर्ण पाचक रस सबसे शक्तिशाली रस होता है। तो जो पूर्ण पाचक रस है वो सबसे शक्तिशाली रस होता है। पूर्ण पाचक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं देखते हैं। जो पूर्ण पाचक रस होता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। पूर्ण पाचक रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से? टी, ए, एल। इससे याद हो जाएंगे आपको ट्रिक से टी, ए, एल। अगर मान लो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण पाचक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो आपको ध्यान रखना है टी, ए, एल। ताल। टी का मतलब हो गया ट्रिप्सिन। ए का मतलब हो गया एमाइलेज। और एल का मतलब हो गया लाइपेज। तो पूर्ण पाचक रस है उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इन तीनों का कार्य अलग अलग है। ये जो ट्रिप्सिन है ना ये किसका पाचन करेगा? टी का। ए किसका करेगा? सी का। और ये जो एल है वो किसका करेगा? एफ का। पी का मतलब है प्रोटीन का। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। तो जो पूर्ण पाचक रस होता है उसके अंदर दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है
लाइपेज। ये जो हमारा ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें से और देखा जाए तो इसमें तो दोस्तों मानव पाचन तंत्र का ये जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है, और अब कल से हम नए तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें।